अगर केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा तो बिहार में होगा, अगर केंद्र में नहीं होता है तो बिहार में आप सत्ता परिवर्तन का उम्मीद छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर या पेंच में रहेगी। सबसे पहला घाटा इस पूरे प्रकरण में, अगर नीतीश तेजस्वी एक साथ आते हैं तो सबसे बड़ा घाटा अगर किसी का होगा तो वो घाटा होगा ललन सिंह का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक खबर की चर्चा अगर बिहार की राजनीति में या फिर कहिए तो अगर बिहार में पॉलिटिक्स की खबरें बस यही चल रही है कि चाचा भतीजे की मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात से अब इस बात को भी भाजपा को डर लगने लगा है कि अगर कुछ हुआ तो केंद्र की सरकार का क्या होगा, और इसी को लेकर जेपी नड्डा तुरंत आनन फानन में पटना आ गए थे। पटना आके सीएम नीतीश से उन्होंने आश्वासन ले लिया था कि सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, और ऐसा आश्वासन लिया कि मंच से सीएम नीतीश ने ये ऐलान भी कर दिया कि हाँ, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन अभी भी कुछ मामला ठीक नहीं चल रहा है। अशोक चौधरी दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली जाते जाते एक गुस्सा कर उन्होंने एक बयान दिया है। क्या आप लोग एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन अशोक चौधरी में क्यों दिखाई दिया है? क्या चाचा भतीजे एक बार फिर से साथ हो जाएंगे, और अगर साथ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बाबा के साथ में मौजूद हूँ। बाबा, अगर चाचा भतीजा में डील होती है तो कई गिरेंगे दर्जन विकेट। चौधरी की फील्डिंग नीतीश ने बाउंड्री पर किया सेट, क्या होने वाला है? अब कछुआ और खरहे की कहानी तो जरूर सुनी होंगी। रेस तो एक साथ शुरू हुआ था, लेकिन उस रेस में जीता कौन था? कछुआ जीता था। जबकि खरहे को इस बात का भरोसा था कि वो तो बहुत फास्ट भागता है तो आराम से जीत जाएगा। देखिए, बिहार की राजनीति में इसी तरह से कछुए की चाल चल रही है, और बिहार की राजनीति ने कहीं ना कहीं देश की राजनीति को प्रभावित किया है। आपको याद होगा, मैं कई खबरों में बता चुका हूँ कि चुनाव कहीं और हो रहा है, फील्डिंग कहीं और सेट करनी है, और सारा वर्कफोर्स जो है वो बिहार में लगा हुआ है। इसका मायने क्या है? जहाँ एक साल बाद चुनाव होना है और जहाँ तत्काल चुनाव जारी है, वहाँ से हट करके सारा फोकस जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा थिंक टैंक है उसका बिहार पर क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक राज्य हार जाना और देश की राजनीति से अलग हो जाना, दोनों दो बातें हैं, दोनों में फार अंतर है। आप सेमीफाइनल के पहले जितना मैच हार गए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल आप नहीं हार सकते हैं। अगर ये दोनों हार गए तो फिर आपका पूरा जितने प्रदर्शन आपके हुए हैं अब तक, लीग मैच से लेकर के और जितने भी मैच, सब आप किया धरा पानी हो जाता है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में चर्चा जबरदस्त है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से एक बार आ जाते हैं साथ, हालांकि इसकी संभावनाएं, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी से भी हमारी बातचीत हुई, कि अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अभी की बात मैं बता रहा हूँ, हम भविष्य की बात नहीं बता रहा हूँ। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि न भारतीय जनता पार्टी को बिहार की राजनीति से कोई मतलब है, न नीतीश कुमार को बिहार छोड़ के जाना है। तो दोनों ही परिस्थिति में नीतीश कुमार को ये पता भी चल गया है कि वो सीट जो है प्रधानमंत्री की वो वैकेंट नहीं है, उस पर ऑलरेडी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। उनको समर्थन भी नीतीश कुमार ने दिया है। लेकिन अगर कोई संभावना बनती है तो नीतीश कुमार चूकेंगे भी नहीं। तो वर्तमान जो स्थिति बनी है उस स्थिति में ऐसा कुछ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा, आप बताइए कि जब आपको भूख लगती है तब खाना बनाते हैं क्या? खाना बनाने का एक टाइम होता है, टाइम से खाना बन जाता है। आपको कहा जाता है कि आइए खाना खा लीजिए, खाना बन गया है, लेकिन खाना बनाने वाले की जो प्रक्रिया है वो सतत जारी रहती है। क्योंकि सुबह सब्जी लेके आइए, दाल लेके आइए, गैस जलाइए, मतलब प्रक्रियाएं शुरू रहती हैं, एक बार में तो थोड़ी बन जाता है। उसी तरह से जो इस देश की राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं पक रही है, धीमी आंच पे है लेकिन पक जरूर रही है, स्लो कुकिंग हो रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अगर चाचा भतीजा एक साथ आए तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। सबसे पहला तो मैं बहुत गंभीरता से बता रहा हूं कि इस बार सिर्फ बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। अगर केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा तो बिहार में होगा, अगर केंद्र में नहीं होता है तो बिहार में आप सत्ता परिवर्तन का उम्मीद छोड़ दीजिए, नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि सत्ता परिवर्तन होना होगा तो दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाएगा, वरना फिर आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर या पेंच में रहेगी। जैसे ही वो 4 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे
उसके परिणाम आ जाएंगे। हार या जीत अलग मैटर है। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद से खुल करके तैयारी शुरू करेगी कि कैसे 32 जो सांसद हैं उनको अपने खेमे में हम ले आए, और इस दौड़ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 240 सांसद उसके साथ हैं। तो लोगों को भी लगेगा, जिन लोगों पर दबाव बनेगा या जिन लोगों से समझौता होगा कि आप रिजाइन करके आप मेरे तरफ आ जाइए, वो सारे लोग तैयार करो। नीतीश कुमार को भी इस बात का डर है, और ये डर चिराग पासवान को भी था, क्योंकि चिराग पासवान हालांकि उड़ती उड़ती हवा थी, उसमें दम नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो साफ नजर आई ना कि कुछ हो सकता है, और यही कारण है कि मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में यदि दोस्ती होती है तो जनता दल यूनाइटेड से लेकर के अन्य घटक दल, अन्य जो राजनीतिक दल बिहार से जुड़े हुए हैं, उन सभी में उथल पुथल मचेगा और बहुत सारे नेता इधर से उधर होंगे। सबसे पहला घाटा इस पूरे प्रकरण में, अगर नीतीश तेजस्वी एक साथ आते हैं तो सबसे बड़ा घाटा अगर किसी का होगा तो वो घाटा होगा ललन सिंह का। नीतीश कुमार को यदि आप बहुत गंभीरता से और गहराई से जानते हैं, हालांकि जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर नीतीश कुमार को जानते हैं तो उनकी क्रोनोलॉजी अगर समझिए तो 2017 में नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ गए थे तो उस समय भी उनके पास 4 ही सांसद थे, माफ कीजिएगा 2 ही सांसद थे, लेकिन उन दोनों सांसद को वो मंत्री तो बना सकते थे ना। उन्होंने मंत्रिमंडल में जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मंत्रिमंडल में जाते ही नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे और उनका बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगा। इसलिए 2017 से लेकर 2019 तक उन्होंने दांत पे दांत चढ़ा करके चुप बैठना ही ज्यादा उचित समझा। उसका फायदा उनको मिला कि उन्होंने जीती हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी से छोड़वाई। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीती हुई 5 सीटें छोड़ करके नीतीश कुमार को दी थी। अब ऐसी परिस्थिति में 17-17 का फॉर्मूला तय करके जब नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा तो वहां 16 सांसद जीत करके आए, तब भी नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होना उचित नहीं समझा, क्योंकि वहां भी उनको पता था कि 2020 का चुनाव है और बार्गेनिंग पावर मेरा कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कैलकुलेटेड राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, और बिहार की गद्दी को बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। इस बीच में आपको याद होगा कि 2020 के बाद 2021 के आसपास एक बड़ी घटना घटती है, और बड़ी घटना ये घटती है कि आरसीपी सिंह कूद करके चले जाते हैं मंत्रिमंडल में। कहा तो ये जाता है कि नीतीश का कॉन्सेंट नहीं था, वो अपने चले गए, चूंकि पार्टी का अध्यक्ष थे, फैसला उन्होंने ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। नीतीश कुमार ने इसका कभी भी प्रतिकार नहीं किया है। जब जब ये बातें उठी हैं तब तब नीतीश कुमार ने ये बात कही है कि नहीं, वो मेरे कॉन्सेंट के बाद ही, मैंने ये बात नीतीश कुमार ने इनकार भी नहीं किया है, तो चुप्पी का मतलब जानती है कि हाँ होता है। ये सारी परिस्थितियां और सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार आगे भी बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होंगे। हमने शुरू में आपको बताया कि इस बार केंद्र की सरकार गिरेगी तभी बिहार की सरकार गिरेगी, वरना बिहार की सरकार अकेले नहीं गिरेगी। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार उस जगह पर खड़े हैं जहां वो एक फैसला ले सकते हैं, लेकिन इस फैसले का असर मैंने बताया कि सबसे पहले होगा तो किस पर होगा? ललन सिंह पे होगा। इस फैसले का असर उनके 12 सांसदों पे भी हो सकता है, क्योंकि ललन सिंह पर जब गाज गिरेगी या ललन सिंह जब मंत्रिमंडल से बाहर होने की बात आएगी सामने, क्योंकि निश्चित रूप से जब एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ जाएंगे नीतीश कुमार, तो मंत्रिमंडल में तो रहेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला गाज गिरेगा ललन सिंह पर, और ललन सिंह अपनी कुर्सी बचाने के लिए सांसदों को इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना अगर होगी तो इसके अलावा उन 12 सांसदों पर, उन पर भी गाज गिरेगी कि ललन सिंह को छोड़ करके आने का उन पर दबाव बनेगा। हालांकि ललन सिंह जब देख लेंगे कि उस अनुपात में सांसद नहीं उनके साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भी स्वीकार कर लेंगे और फिर से मंत्री बनने का उनका चांस रहेगा, तो वो समझौता कर सकते हैं। ये बातें अगर सरकार बदलती है तो हो सकती है। इसके बाद अब आगे की प्रक्रिया में आप समझिए, ललन सिंह और अशोक चौधरी ये अंतिम एपिसोड है। जिस एपिसोड का चुनाव से पहले आपने देखा, 2024 के चुनाव से पहले ये एपिसोड बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, और करीब 1.5 से 2 महीने तक ये एपिसोड चला था कि ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में तलखियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये हैं वो हैं। ललन सिंह अध्यक्ष पद से भी हटे, सारी प्रक्रियाएं हो गई, सब कुछ हो गया। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं जीत उस समय अशोक चौधरी की हुई थी।
ललन सिंह के चुनाव से लेकर के दुनिया जहां जितनी भी बातें हुई है, वही ललन सिंह है जिनको लेकर के अशोक चौधरी कहते हैं कि संबंध रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं। आज एक भूमिहार वाला मैटर आया था, उसको लेकर के आपने देखा होगा कि ललन सिंह के बहुत करीबी हैं नीरज कुमार। नीरज कुमार ने किस तरह से अशोक चौधरी को घेरने का काम किया, यानी कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। ललन सिंह को मंत्री बनाने के पीछे भी बिहार का जो संगठन है और बिहार के जो नेता हैं वो ललन सिंह को नहीं चाहते थे कि वो बिहार के मामले में वो दखल अंदाजी करें, इसलिए उनको केंद्र में मंत्री बनाने का सबसे पहला जो चयन था। उस समय बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ललन सिंह नहीं बनेंगे, ललन सिंह के साथ संबंध बढ़िया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन मैंने उस समय कहा था कि ललन सिंह किसी भी कीमत में नीतीश कुमार पर दबाव होगा कि ललन सिंह को मंत्री बना करके जल्दी बिहार की राजनीति से उनको बाहर किया जाए, और ये लगभग देखने को मिल रहा है। अभी आप देखी होंगे कि 115 लोगों का या 130 लोगों का 115 लोगों का एक नया जो उनका बना है कमेटी, उस कमेटी से ललन सिंह के लोगों को भी बाहर कर दिया गया है। ये भी बातें आप समझ सकते हैं कि ये एक शुरुआत है ललन सिंह को बिहार की राजनीति से दूर करना। संजय झा को केंद्र की जिम्मेवारी दी गई है, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना करके नीतीश कुमार ने उनके माथा पर बैठा दिया है कि अब वही ललन सिंह की एक्टिविटीज को वहां से नापेंगे, थर्मामीटर लगा करके वो बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब के बाद अशोक चौधरी को नीतीश कुमार बहुत ट्रस्ट करते हैं। अशोक चौधरी पर, अशोक चौधरी को उन्होंने, चूंकि संगठनिक व्यक्ति हैं इसलिए अशोक चौधरी को बाउंड्री पर लगा दिया है, चाहे वो बिहार की बाउंड्री हो या दिल्ली की बाउंड्री हो। उस बाउंड्री पर खड़ा होकर के उनका काम सिर्फ इतना ही है कि कौन बॉलर किस तरह का बॉलिंग कर रहा है और कौन बैट्समैन छक्का मारने की कोशिश कर रहा है उसको कैच आउट कर दो। इसके लिए उनको बाउंड्री पर नीतीश कुमार ने लगा के रखा है, वो अपना काम बाखूबी कर रहे हैं। दिल्ली से पटना की दौड़ इस बीच में शुरू हो चुकी है। इधर बीच में आपने देखा बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी मकसद के, 2 बार न किसी का जन्मदिन था, न किसी का कोई ओकेजन था, वो सीधे जाते हैं अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, उसकी तस्वीरें भी साझा करते हैं। और तस्वीर साझा करना, प्रधानमंत्री से मिलना, ये अकारण नहीं है, इसके राजनीतिक कारण है। और राजनीतिक कारण क्या है कि अगर इधर उधर कोई होता भी है तो हम आपके साथ खड़े हैं, एक ये है। दूसरा, नीतीश कुमार का जो मैसेज था, क्योंकि अशोक चौधरी को ये बात पता है कि नीतीश कुमार की राजनीति अभी जो वर्तमान में है वो सत्ता में बने रहने की है, चाहे यहाँ की हो चाहे वहाँ की हो। इसलिए उनका साथ छोड़ना या उनके आइडियोलॉजी से अलग होना सही नहीं कहीं से भी उचित क्या फायदेमंद नहीं होगा। अशोक चौधरी फायदे की राजनीति करते रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का उनमें गजब का क्षमता है। ये सारी चीजें करते हुए नीतीश कुमार के वो विशेष कहा जाता है कि सलाहकारों में शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी से बातचीत करके पटना पहुंचते हैं, पटना पहुंच के नीतीश कुमार को कॉन्वे करते हैं कि बातचीत हुई, इस विषय पर हुई, फिर वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। यानी कि घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर नीतीश कुमार को पाला बदलना भी होगा तो ढोल लगाना बड़ा बजा करके थोड़े करेंगे। नीतीश कुमार के लिए तो ऑफर ओपन है, चाहे इधर का ऑफर हो या उधर का ऑफर, सारे ऑफर उनके साथ ओपन है। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि 2025 के चुनाव में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार के पास दोनों ऑप्शन खुला है। अगर कुछ होना भी होगा राजनीतिक उथल पुथल तो वो दिसंबर से पहले नहीं होने वाला है, इस बात की भी एश्योरिटी है। और होगा तो एक बात मान के चलिए कि बिहार की राजनीति या बिहार में सरकार तभी बदलेगी जब केंद्र की सरकार बदलेगी। अगर नहीं बदलती है तो नीतीश कुमार इसी गठबंधन में रहेंगे, भले ही इस गठबंधन से बाकी के लोगों को बाहर जाना पड़े, लेकिन नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। ये बातें तो लगभग पक्की हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से नीतीश कुमार फील्डिंग सजाए हुए हैं उससे साफ लग रहा है कि उस फील्डिंग में दोनों ही हाथ में उनके लड्डू है। बैट्समैन अगर छक्का मारेगा तो कैच आउट करेंगे, अगर नहीं मारेगा तो जितना रन बनाना है उतना बना नहीं पाएगा, बड़े शॉट मारने पड़ेंगे। और उस बड़े शॉट की तैयारी में कौन कौन बैट्समैन है ये देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार ने अपना काम कर दिया है। चलिए, तो देखिए ये सारी बातें अभी संभावना है, संभावित है कि अगर सीएम नीतीश उधर पाला बदलते हैं तो सबसे पहले किसका नुकसान होगा और फिर क्या क्या उथल पुथल बिहार की राजनीति में होगा, ये बस कयास है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे संपादक डॉक्टर रमन मिश्रा सर और बाबा भी इस बात की लगातार दावा कर रहे हैं कि अभी सीएम नीतीश
एनडीए के साथ और एनडीए के साथ ही रहेंगे। दिसंबर से पहले ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, खबरें लगातार आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।